नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 1 जुलाई 2023 और आज आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको दूंगा जो आने वाले शिफ्ट में या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए जो है एक रामबाण की काम करती है और जो आप सीधा जो है आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सीआरपीएफ फर्स्ट शिफ्ट 1 जुलाई। एक प्रश्न आया था, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किस सदी में किया था? भैया, सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था, है ना। तो तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। कब किए थे? 1320 ईस्वी तक। और ये 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक, यानी लगभग 96 ईयर तक की जो है इनकी ड्यूरेशन रहे, शासन अवधि रहे। इसीलिए सल्तनत काल पे सबसे अधिक दिन तक शासन करने का रिकॉर्ड जो है ये आपका तुगलक वंश के नाम ही जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको सदी में पूछा गया है तो आपको 14वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, 14वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब तक भैया? 1320 से 1414 ईस्वी तक। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ये वो 5 वंश है जो सल्तनत पे जो है शासन किए थे। जिसमें सबसे पहले कौन आए थे? गुलाम वंश आए थे। ये गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कब किए थे? 1206 में किए थे। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? ममलूक वंश है। ठीक है, ममलूक वंश। इसके अलावा ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये कौन थे भाई? तो ये मोहम्मद गोरी के जो है आपका क्या थे? गुलाम थे, जो बाद में यहां से गोरी चले गए और कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी वंश से बना लिए गुलाम वंश। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। लाख वक्स कहा जाता है। लाख वक्स मतलब लाखों का दान देने वाला। यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय मर गए थे। तो इनके कुतुबुद्दीन के ऐबक के बारे में इतना बात जरूर ध्यान रखें। ये जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के संस्थापक हैं। गयासुद्दीन तुगलक, इसी के बारे में चर्च था ये क्वेश्चन, तो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। खिज्र खां, ये सैयद वंश के संस्थापक हैं। और बहलोल लोदी, ये आपके लोदी वंश के संस्थापक हैं। देखिए, सल्तनत काल में बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिनके अपने उपनाम हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने भी बताया लाख वक्स, क्या बताया? लाख वक्स बताया। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां या उलगू खां, जूना खां या उलुग खां कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सल्तनत पे प्रथम महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। ये किस वंश से थे? गुलाम वंश से। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे एक क्वेश्चन और कर ले एग्जामिनर कि भाई गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश को लगा के आना है आंसर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मत लगा के आना, क्योंकि मैं वास्तविक से बहुत सारे क्वेश्चन बताया हूं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त मत लगाना, चंद्रगुप्त प्रथम लगाना। ठीक है, चंद्रगुप्त लगाना, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त है, वैसे गुप्त वंश के संस्थापक, लेकिन वास्तविक लगाए तब ये लगाना है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक लगाए तो महावीर को आंसर लगाना है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है जो जैसे ही इंफेसाइज होगा इसके आंसर बदल जाता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़ा से गिर के बाद चौखान खेलते समय इल्तुतमिश ने 2 सिक्का चलाए थे, टका और जीतल। टका आपका बना था जी चांदी का। किसका बना था? चांदी का। और जीतल किसका बना था जी? तो ये बना था आपका तांबा का। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे किसके किसके बने थे और कौन चलाए थे, तांबा और टका और जीतल, तो इल्तुतमिश। ठीक है, इसके अलावा नहर का निर्माण सबसे पहले सल्तनत में कौन करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले जो है सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नहर का निर्माण में जो है इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन बड़े पैमाने पर नहर का निर्माण जो है आपका फिरोज शाह तुगलक किए, जो तुगलक वंश से ही संबंधित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जूना खां, जैसे कि मैंने अभी बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक का लाख वक्स, अलाउद्दीन खिलजी का सिकंदर सानी और आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जौना खां। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जौना खां के काल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इब्न बतूता भारत आए, है ना, जो कहां के निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे। कहां के? मोरक्को के निवासी। और कौन सी किताब लिखे? तो ये लिखे थे आपका रेहला नामक किताब, है ना, रेहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता ने लिखा थे। इसके अलावा दीवाने कोही, एक किसान विभाग मतलब कृषि विभाग से संबंधित जो है संस्था थी दीवाने कोही। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि भाई दीवाने कोही क्या था, तो कृषि से संबंधित था। दीवाने बंदगान क्या था? तो दासों से संबंधित था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो दीवाने कोही है इसकी स्थापना कौन किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। तो सही बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
आपसे पूछा गया है कि तौते नामक चक्रवाती तूफान कब आया था। ऑप्शन में था मई 2022, मई 2021, जून 2020, इस प्रकार के ऑप्शन थे। आपको राइट आंसर में मई 2021 में लगाना था। भैया वो वही तौते हैं जिसको छिपकली के नाम पे इसका नाम दिया गया है। ड्रेको नाम के जो छिपकली है, आई थिंक हाँ ड्रेको ही नाम है, ड्रेको नाम के छिपकली के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा था, जो काफी खतरनाक छिपकली होते हैं और म्यांमार में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो नामकरण है ना, ये क्रमवाइज होते हैं, है ना। ये भी जो है आपका फैसला लिया गया है कि अब की बार तुम देना अल्फाबेट के हिसाब से, अगली बार कौन देगा, है ना। तो ये जो रीजन है ये हिसाब से अपने जैसे बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, म्यांमार, ये सब जो है मतलब अगली बार नामकरण करते हैं तूफानों का। तो भैया ये तौते नामक तूफान जो है इसका नामकरण कौन किया था, तो म्यांमार किया था। कौन किया था, म्यांमार, जो किससे संबंधित है, छिपकली, इसका नाम ड्रेको है। ठीक है, ये कहां आया था, अरब सागर में आया था। अच्छा, आपको पता है क्या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किस महासागर की भाग है, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि भाई किस महासागर के पार्ट है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी भी एक समुद्र है भाई, है ना। एक बार एनटीपीसी 2016 में 4 अप्रैल 2016 एनटीपीसी का प्रे हुआ था, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, है ना। उसमें सीधे लिखा था कि बंगाल की खाड़ी क्या है, समुद्र है, खाड़ी है, नदी है, क्या है तो समुद्र मानना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो गया आपका मई 2021 जी। तौते नामक कब आए थे, मई 2021 में। कौन से देश नाम दिया, म्यांमार दिया। किसके नाम पे पड़ा है, छिपकली के नाम पे। कहां पे आया था, अरब सागर में। किसको किसको प्रभावित किया, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। अभी अभी जो आपका बिपरजॉय आया है, बिपरजॉय, तो बिपरजॉय का नाम कौन दिया भाई, तो बिपरजॉय का नाम जो है ये बांग्लादेश ने दिया है। इसका नाम, इसका अर्थ होता है दुर्भाग्य से होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिपरजॉय ये आपको राजस्थान और गुजरात को प्रभावित किया है, साथ ही साथ पाकिस्तान को लपेटा है। इसके अलावा इस तूफान का नाम जो है म्यांमार ने रखा है, जो बता दिया इसका मतलब तौते का। निसर्ग एक तूफान आया था, इसका नामकरण बांग्लादेश ने दिया था। ये कहां आया था भाई, तो ये भी आपका अरब सागर में आया था। किसको प्रभावित किया था, महाराष्ट्र और गुजरात को, है ना। कब आया था, जून 2020 में। देखिए मैं एक चीज बताता हूं कि तूफान किसको प्रभावित करेगा। अगर भाई अरब सागर में आएगा तो महाराष्ट्र, गुजरात यानी जो भी तटीय राज्य है उन्हें प्रभावित कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी में आएगा तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से आपको क्लू मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एक यास नामक तूफान आया था, यास यास यास, है ना। यास नामक तूफान आया था, तो ये कहां पे आया था भाई, बंगाल की खाड़ी में आई थी। अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में आई थी, है ना। इसका नाम कौन दिया था, ओमान दिया था, है ना। और ये भी तूफान 2021 में ही आया था। 2021 में तौते भी आया था और यास भी आया था। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपका मैथ का यहाँ पे मिला है। मैथ का प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, ये धनराशि एक्यूरेट नहीं है, 5000 एक्यूरेट नहीं है, शायद 6000 था। ठीक है, कि 6000 की धनराशि पे 20% जो है आपका रेट दे रखा है, 20%, है ना। आपका जो ब्याज कैलकुलेटिव है ये हाफ अर्ली है ना। और टाइम आपका 6 महीने दे रखा है। मैंने आपको बताया भाई कि भाई 6 महीने यानी हाफ अर्ली रहे तो क्या करोगे, टाइम को 2 से गुना और रेट को 2 से भाग। ठीक है, सबसे पहला फंडा। अगर आपका छमाही संयोजित होता है ब्याज तो टाइम को 2 से गुना और रेट को 2 से भाग। मैंने रेट को 2 से भाग कर दिया और टाइम का मतलब 6 महीना का मतलब हाफ ईयर, इसको मैंने 2 से गुना कर दिया। इसका जो है हमारा आ गया 1, है ना, और ये आपका आ गया 10। तो सीधे सीधे 6000 का जो है 10% आपको निकाल देना है, क्योंकि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर ही होता है। समझ में आया। देखिए यहाँ पे आपका रेट था 20%, है ना। आपका जो ब्याज संयोजित होता है अर्धवार्षिक होता है। समय कितना है, 6 महीना। 6 महीना का मतलब हाफ ईयर। हाफ को 2 से गुना करना है, टाइम को 2 से गुना करना है, रेट को 2 से भाग करना है, ये कैलकुलेटिव निकलेगी। तो भाई रेट को मतलब 20 को 2 से भाग दिया तो 10, है ना, और इसको गुना किया तो 1, यानी अब हमारा 10% रेट हो गया, 1 ईयर टाइम हो गया, और आपका हमारा मान लीजिए इस क्वेश्चन के हिसाब से 5000 मूलधन हो गया। तो सीधे सीधे आपको निकाल देना है 5000 का 10% कितना होगा, 500 रुपया, 5500 रुपया जो आपका आंसर हो जाएगा। वहां पे मूलधन डिफरेंट था। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक बड़ी नदी कौन सी है। भैया प्रायद्वीपीय भारत की जो सर्वाधिक बड़ी नदी है ना, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है भाई गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा मैं कुछ और बता देना चाहता हूँ भाई आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि काम ही है मेरा राह दिखाना, है ना भाई। अगर मान लो ये 6 महीने हैं, अगर मान लो कि भाई ये 1 साल होता तो आप 2 से गुना करते तो 2 साल आपका होता कैलकुलेटिव रेट, है ना। जैसे मैंने बताया कि टाइम को 2 से गुना करना है छमाही में, अर्धवार्षिक वाले में, है ना। तो 2 साल के लिए आप कैसे निकालते हो, ट्रिक से 2r² है ना, 2r² तो कैलकुलेटिव r कितना निकलता है, 2 से भाग देने के बाद 10, तो 10 गुने 2 यानी 2r, 10 गुने 2 स्लैश, है ना, r² तो 10 का स्क्वायर 100, है ना। तो 10 दूना के 20, और मुझे इस स्लाइस के बाहर 3 अंक नहीं चाहिए, हमेशा 2 अंक चाहिए, तो एगो पिछला शिफ्ट कर देंगे इसमें, तो 20 में एक शिफ्ट कर देंगे, इधर 0 0 बचेगा, 21% डायरेक्ट निकाल देंगे इस मूलधन का। तो 1 साल अगर टाइम होता है इसी क्वेश्चन में तो आंसर निकल जाता है 21%। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, गोदावरी, है ना। गोदावरी नदी कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के त्रिमुकेश्वर से। कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इस पे एक परियोजना का नाम है जायके बारी परियोजना। जायके बारी परियोजना का नाम है आपका कहां पे, गोदावरी नदी पे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे।
प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी भैया? कृष्णा नदी। कहां से निकलती है भाई? तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कहां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। किस किस रास्ते से? इसकी रास्ता पूछा जाता है, VVI करके रखेंगे कि कृष्णा नदी किस राज्यों से होकर नहीं बहती, आपसे पूछा जाता है तो मालूम रहेगा तब ना कि कहां से बहता है। तो भैया कृष्णा जो है ये महाराष्ट्र से निकलता है, कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश में जो है समा जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी। इसी नदी पे जो है आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है। देखिए इंडिया की सबसे ऊंची बांध परियोजना कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना। कहां पे है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी पे? भागीरथी और भिलंगना के संगम पे। इंडिया की सबसे ऊंची जो ग्रेविटेशनल है, जो ज्वारीय आपका जो है मतलब गुरुत्व का, ये इसे गुरुत्व वाला जो बांध है सबसे ऊंचा, ये आपका भाखरा नांगल है। ये किस नदी पे है? सतलज नदी पे, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंचा कहेगा तो टिहरी, सबसे ऊंचा गुरुत्व कहेगा तो भाखरा नांगल, और सबसे लंबा कहेगा तो हीराकुंड। ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपसे पूछा जाता है भाई ये इंदिरा गांधी नहर है, जो इंडिया का फेमस नहर है इंदिरा गांधी नहर, तो ये किस बैराज से निकलता है, ठीक है। तो आपको आंसर देना है हरिके बैराज। वहां पे हीराकुंड भी लिखा रहता है जो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि हरिके बैराज से निकलती है, ठीक है। आपको स्पेशल लैंग्वेज में आंसर देना है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। टोटल लंबाई कितनी है भाई गंगा की? 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। गंगा की उत्पत्ति कहां से होती है? गंगोत्री हिमानी से। और कैसे बनती है? तो दो नदियों के संगम से। कौन कौन सी नदी? अलकनंदा और भागीरथी। ये कहां पे मिलती है भाई अलकनंदा और भागीरथी? देवप्रयाग में। मैंने गंगा नदी तंत्र को 2 मिनट में समझाया था, फिलहाल यहां से मैं स्किप करके निकल रहा हूं। किसी और वीडियो में मैंने समझाया हूं, आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो टाइम जाया होगा, है ना। इसके अलावा चलिए बता ही देते हैं क्या टाइम जाया होगा। ये देखिए देवप्रयाग और ये रहा अलकनंदा, ये दोनों मिल गया तो आपका ये कौन सा जगह है भाई? तो ये आपका देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग यहां से बन गई जी आपकी गंगा। गंगा आगे बढ़ती है, फिर आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के रास्ते, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में चली जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे पहले से मिलती है रामगंगा नदी। किस तरफ से? उत्तर की तरफ से, जो गंगा की प्रथम सहायक नदी होगी। ये वही रामगंगा नदी है जहां पे रामगंगा नेशनल पार्क है, जिसे पहले हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते थे, ठीक है। उसके अलावा आगे जाएगा तो सरयू मिलेगा, बिहार में जाएगा तो कोसी मिलेगा, है ना। इसके अलावा सबसे लास्ट में इंडिया के अंदर महानंदा मिलेगा उत्तर की तरफ से। दक्षिण की तरफ से आपका यमुना मिलेगा, दक्षिण की तरफ से आपका सोन मिलेगा, दक्षिण की तरफ से आपका कर्मनासा मिलेगा, अजय मिलेगा, निरंजना मिलेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। जब ये मतलब पश्चिम बंगाल में जाता है तो दो भागों में पुनः विभक्त हो जाती है। एक भाग जो इंडिया में रहता है इसे हम हुगली कहते हैं, और जो बांग्लादेश में जाता है उसे हम पद्मा कहते हैं। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। नमामि गंगे कार्यक्रम आपके एग्जाम में आते हैं, 2014 में आया था नमामि गंगे कार्यक्रम। गंगा में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके अलावा जो गंगा के क्षेत्र है वहीं पे आपका जो है खादर और बांगर नाम की मिट्टी आपने सुने होंगे, चिकनी मिट्टी जो आपके बाढ़ में बह के आती है। तो जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है, जलोढ़ माफ कीजिएगा, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो खादर वाली क्षेत्र कौन से ज्यादातर? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में। इसके अलावा कोशिका की आत्मा, जहां पे बाढ़ आती हो भाई, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को बताया भाई, है ना। कोशिका की खोज कौन किए थे? 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अच्छा, कोशिका के अध्ययन भी पूछा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन जो है इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोशिका मतलब सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो कोशिका भित्ति सेल वाल का होना। सेल वाल किसमें होता है? कि खाली पादप के कोशिका में होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में जो है सेल वाल नहीं होता है। मैक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लीवर को केमिकल की फैक्ट्री कहा जाता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, बिग ग्लैंड है। इसके अलावा जो आपका पिट्यूटरी, अच्छा लीवर से जो है पित्त का निर्माण होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बच्चे पित्ताशय मार देते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि मान लीजिए ये हमारा लीवर है, हमारा तो जानते ही हम ड्राइंग काफी कमजोर है भैया। तो यह मान लो लीवर है, यहां से पित्त निकलेगा, है ना। ये पित्त निकलेगा और एक डक्ट के माध्यम से पित्ताशय, जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं, वहां जाके जमा होता है खाली। तो गाल ब्लैडर जस्ट एक थैली है, ठीक है। लेकिन पित्त कहां से निकलती है? तो आपका यकृत से निकलती है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो मानव के जो है मस्तिष्क में स्थित होता है ना, है ना। इसके अलावा ये सबसे छोटी ग्रंथि भी है। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि सब एक के होता है, ठीक है। और जैसे सबसे बड़ा ग्रंथि आपने देखा लीवर, तो ये बात भी ध्यान रखना है। प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। इसके अलावा आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होती है। श्वेत रक्त का जीवन काल यानी डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन होता है।
तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य? भैया 11 है ना, मतलब क्वेश्चन का लेवल एकदम लेवल गिरा दिया है ना। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस समिति पे? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। कहां रखा गया है? भाग 4 में। कितने हैं? 51 के ए में। ठीक है दोस्तों, और ये जो 11 मौलिक कर्तव्य है इनके अलग अलग अपनी अपनी जो है अलग ढांचे बनाए गए हैं 11। जैसे 51 के ए के ए, इसमें क्या रखा गया है कि संविधान के आदर्श का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का जो है मतलब सम्मान करना। 51 के ए के बी में उन महान आदर्शों को संजोना जो हमें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। 51 के ए के सी में संप्रभुता, अखंडता, एकता को जो है बचाए रखना तथा इसकी रक्षा करना। इस प्रकार से जो है 11 कॉलम है, जिसके सबसे नीचे वाला आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। जो 51 के ए के 11 का वर्ड पे क्या आएगा भाई? के आएगा। 51 के ए के के में जो है ना, ये शिक्षा से संबंधित है। ये सबसे लास्ट मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार भी है। ये मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और फंडामेंटल राइट भी है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अटैच किया गया था। तो ये कहां पे है? फंडामेंटल जो ड्यूटीज है शिक्षा वाला, एजुकेशन वाला, ये आपका आर्टिकल 51 के ए के में है। ठीक है। निम्नलिखित में से फूल के पर्यायवाची कौन से नहीं है, ऐसे पूछे गए थे। तो भैया फूल के पर्यायवाची पुष्प होता है, गुल होता है। इसके अलावा जो आपका इसके डिफरेंट होगा, जो फूल को नहीं इंगित करता होगा, ये आपका फूल का पर्यायवाची हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हिंदी में क्या क्या आ रहे थे? पर्यायवाची आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं, लोकोक्ति आ रहे हैं, संधि विच्छेद आ रहे हैं और समास आ रहे हैं। इतने टॉपिक आ रहे हैं, आपको देख के जाना है। तारीख है, फिरोजशाही के लेखक कौन है भाई? जियाउद्दीन बर्नी, है ना। इसके अलावा ऑप्शन में शम्स सिराज भी हो सकता है। देखिए मैंने एसएससी जीडी का जो एनालिसिस करवाया ना, उसको जो बच्चे फॉलो किए होंगे बढ़िया से, उसका एग्जाम बल्ले बल्ले हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फतवा या जाहिदारी जो है ये जियाउद्दीन बर्नी ने करवाया था, लिखा था। तबकात नासरी मिन्हाज उल सिराज लिखे हैं। तहकीक हिंद काफी पूछे जाते हैं, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया उस काल की किताब है तहकीक हिंद। रेहला इब्न बतूता अभी बताया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां पे स्थानांतरित किए थे? देवगिरी या दौलताबाद? कहां से? दिल्ली से। ठीक है। देवगिरी किया था, फिर उसका नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अभी गुणगान कर ही लिया ऊपर, तो चलते हैं आगे। मंगोल का आक्रमण कब हुआ था? देखिए कुल मिलाकर जो सल्तनत काल से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन, है ना। मंगोल का आक्रमण कब हुआ था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में 1398 ईस्वी में, है ना। अगर आपका हिस्ट्री ये वाला पार्ट जो है कमजोर है या फिर आप कमजोर फील करते हैं इसमें, है ना, लगता है कि मुझे देखना चाहिए इसके बारे में कुछ और जानकारी, तो आपको हिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो हमारे चैनल के पेज को स्क्रॉल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा 1398 में तैमरलुंग ने आक्रमण किया था। तो तैमरलुंग कौन थे भैया? यहां से क्वेश्चन बन रहा है, तो मंगोल थे। ठीक है। कौन थे? मंगोल थे। बाबर कौन थे? आपसे पूछा गया है सीएचएसएल में। तो बाबर जो थे ये तुर्क शासक थे। कौन थे भैया? तुर्क शासक थे। इसे ध्यान रखेंगे। हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में। इससे एक क्वेश्चन आता है कि हुनों का आक्रमण गुप्त काल में किसके प्रयास से जो है रोका गया? तो स्कंदगुप्त से। भैया आक्रमण करने की कोशिश करोगे तब ना कोई रोकेगा आपको, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में, है ना। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किसके काल में हुआ था? दाहिर के काल में। कब? 712 ईस्वी में। ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? इब्राहिम लोदी के काल में। कब? 1526 में। कौन जीता था भाई? बाबर। तो तभी से जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई, और जो चली कब तक? 1857 तक, जब तक मुगल बादशाह अंतिम जो थे बहादुर शाह जफर दूती, उसको जो है अंग्रेज पकड़ के बर्मा के रंगून में ले गए थे, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा जो कैबुल लामजाओ है, जो कैबुल लामजाओ है आपका, है ना, कैबुल लामजाओ पार्क है, तो इनसे कुछ क्वेश्चन आया। बताइए क्या क्वेश्चन आया था इनसे। ठीक है। इसके अलावा आपसे एक मतलब प्रतिदिन का समास पूछ रहा है। तो प्रतिदिन का समास मेरे ख्याल से अव्ययी भाव होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या मारे हैं। प्रतिदिन का समास मतलब आपसे ऐसा पूछ रखा था कि निम्नलिखित में से जो है ऐसा समाज से कुछ क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन प्रतिदिन एक वर्ड उससे मिला है। ठीक है। हड़प्पा के बिस्नाल स्नानगार या अन्नगार कहां स्थित है? पूछा गया था। तो सबसे बड़ा स्नानगारो जो है ये आपका कहां पे है? मोहनजोदड़ो में। अन्नागारो मोहनजोदड़ो में है। तो आंसर हो जाएगा क्या? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसी दयाराम साहनी को कब किए थे? 1921 में, है ना। जॉन मार्शल के अगुवाई में। अच्छा, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके अलावा हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे, है ना। इसके अलावा जो भारत में हड़प्पा कालीन स्थल है ये लोथल है गुजरात में, है ना, भोगवा नदी के किनारे। और भोगवा किसके सहायक नदी है? साबरमती नदी का। अभी अभी आपसे पूछा गया था सीएचएसएल में कि भाई लोथल जो स्थित है ये किस नदी के सहायक नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे नहीं पूछा था, तो साबरमती आंसर मानना पड़ा था। ठीक है। कालीबंगा जो है ये आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पे स्थित है कालीबंगा? तो ये आपका गुजरात में। बाद में बनवाली है, राखी गढ़ी है, ये सब भी जो है आपके इंडिया के अंदर है। धौलावीरा है, धौलावीरा सबसे फेमस है भाई। धौलावीरा को कैसे छोड़ा भाई? धौलावीरा ये कहां पे भाई? ये गुजरात के अंदर है। धौलावीरा यूनेस्को में शामिल है। और हड़प्पा कालीन स्थल यूनेस्को में शामिल होने वाला ये प्रथम स्थल है। और भारत का अब तक
का, यानी 40वें साइट है ये, जो भारत में 40 साइट है ना इसके अंदर, तो अंतिम क्रमांक धौलावीरा का ही है। इसके बाद अभी तक जो है कोई भी शामिल नहीं किया गया है यूनेस्को के अंदर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं भाई? मृतकों का टीला कहते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? राखाल दास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पिक्चर भी है ऋतिक रोशन को, आपने तो देखा ही होगा, है ना। तो ये समझ ही गए होंगे। इसके अलावा जो भारत में पूर्वी पश्चिमी, भारत नहीं, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी स्थल है, इनको जरूर ध्यान रखें। पूर्वी जो है ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। ये कहाँ पे है? यूपी के अंदर, है ना। उत्तरी कौन सा है? तो मांडा है। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। दक्षिणी कौन सा है? दायमाबाद है, दायमाबाद। ये कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। और पश्चिमी कौन सा है? तो सुरकोतदा है। ये कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं हड़प्पा से ज्यादा कि भाई बंदरगाह नगर कौन था हड़प्पा काल में? तो एक तो पाकिस्तान में सुरकोतदा था, और एक आपका इंडिया में जो लोथल गुजरात में वो भी बंदरगाह नगर था। बंदरगाह मतलब जो पोर्ट था, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।